दोस्तों मैंने तो आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो मैं दो वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके समक्ष। एक जो है 1000 एमसीक्यू जो है वो डेली में ला रही हूँ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाली है यूजीसी नेट और पीजीटी टीजीटी बीपीएससी द्वारा, उसके लिए काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है। और दूसरा जो है कंटेंट का जो तथ्यात्मक वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना है और पूछी जाती है और पूछी जाएगी ही। तो बने रहें मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल पर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और वीडियो भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड में। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने देख लिया है हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा। दूसरा मैंने डाला हुआ है काल विभाजन और नामकरण, जितने भी महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा दी गई है। उसके बाद जो आदिकाल के महत्वपूर्ण वीडियो मैंने डाला हुआ है, तथ्यात्मक वीडियो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो वीडियो डाला है। और आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो है अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, क्या है? तो आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो अपभ्रंश साहित्य, जिसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए, बिना वीडियो स्किप के पूरे वीडियो को आप देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो अपभ्रंश साहित्य है उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो सभी देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पैटर्न में है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन ही है अपभ्रंश साहित्य से जो तथ्यात्मक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना है, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं स्वयंभू जी। और पीजीटी में ये सवाल पूछा जा चुका है इस बार ही। अगला देखते हैं कि स्वयंभू 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट तथ्य है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से। और स्वयंभू के 3 ग्रंथ माने गए हैं, तो एक पयुम चर्यु है, दूसरा रिठनेमी चर्यु है और तीसरा स्वयंभू छंद है। ठीक है, तो तीनों रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, और ये पूछा जा चुका है इसी बार। क्वेश्चन देखिए आप पीजीटी और टीजीटी का। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है, तो अपनी भाषा को उन्होंने देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के जो पयुम चर्यु हैं उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जो अधूरा रह गया था उसे किसने पूरा किया, तो उनके ही पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पयुम चर्यु जो है वो राम के चरित्र विस्तार में वर्णित है, यानी राम कथा पर आधारित है पयुम चर्यु। ठीक है, आगे देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये भी पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो वो पुष्य या पुंड है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य या पुंड अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है। तो पुष्यदंत यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, तो पुष्पदंत को माना है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती वो बताते हैं। नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान जी को माना है। ठीक है, तो ये पुष्यदंत के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का जो आविर्भाव था वो 972 ईस्वी यानी 10वीं शती माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी बातों को। आगे देखते हैं कि पुष्पदंत की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन है, तो एक 63 महापुराण गुणालंकार, दूसरा है नय कुमार चर्यु तथा तीसरा है जसहर चर्यु। आगे है कि पुष्यदंत के 63 महापुराण गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि पुष्पदंत ने साहित्य की जो रचना की है वो क्या है, विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपई यानी चौपाई में 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है कि भवभूति, हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो वो पुष्पदंत को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा का जड़ कहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या क्या कहा है, तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित स्वयं को ही पुष्पदंत ने किया है। हरिसेन ने अपनी धम्ब परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, कौन कौन से, तो वो चतुर्मुख हैं, स्वयंभू हैं और पुष्पदंत हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को, ध्यान रखना है, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धर या बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है, स्वयंभू ने चतुर्मुख को। आगे देखते हैं कि पद्धरी यानी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धर या बंध कहा जाता है। पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे, तो ये पूछा जाता है कि पुष्पदंत या अन्य जितने भी कवि थे वो किसके यहाँ दरबार में रह चुके थे या किसके सभापति हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भीम के सभापति थे पुष्पदंत। आगे है कि धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि के सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। तो धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी है, तो मुंज ने, ठीक है। आगे है कि अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है, तो धनपाल हैं, जो कि 10वीं शती में क्या लिखा है उन्होंने, तो भविष्यत कहा लिखा है, ठीक है। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो धनपाल की है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, ये किसकी ग्रंथ है, तो जिनदत्त सूरि द्वारा है। 1114 ईस्वी, यहाँ मिस्टेक है कुछ, ठीक है। कुछ जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास जो है वो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य किसे कहा जाता है, तो उपदेश रसायन रास को कहा जाता है, ठीक है। तो जिनदत्त सूरि द्वारा जो रचित है। आगे देखते हैं कि राम काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे है, तो वो है भारतेश्वर बाहुबलीराज, जो कि 1184 ईस्वी की जो रचना है इसके रचयिता शालिभद्र सूरि हैं, ठीक है। तो आपको रचनाकार को भी ध्यान में रखना है और रचनाएं भी ध्यान में रखना है। आगे कि उपदेश रसायन रास जो है 80 पद्यों का एक क्या है, तो नित्य गीत रास लीला काव्य है, ये भी ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, ठीक है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है, तो एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया, ठीक है। पहला देशी भाषा में प्रथम ग्रंथ है, काव्य है संदेश रासक। संदेश रासक कैसा है, तो एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित की गई है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है, ठीक है। तो अब्दुल रहमान द्वारा लिखा संदेश रासक। अगला है कि मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी, ठीक है। तो ये रहस्यवादी कवि हैं मुनि राम सिंह कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल जो है मानते हैं कि 10 संवत 1057 के लगभग आता है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, तो मुनि राम सिंह की।
तो राम सिंह आता है कहीं कहीं और कहीं कहीं मुनि राम सिंह आता है, तो ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू के द्वारा माना जाता है। ठीक है, जोइंदू के 2 पुस्तक की रचना की है, एक परमात्म प्रकाश और दूसरा योगसार। और परमात्म प्रकाश कई बार पूछी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं, जितने भी कवि अभी मैंने बताई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैन साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य में, तो इनकी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से कवि को रखा है उन्होंने। तो पुष्य कवि खुमान सिंह केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, शाधर और जोधराज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है, के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल का जो टाइम पीरियड है 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक भी पहुंचा दी है। तो ये भी ध्यान रखना है, हालांकि वैसे आता नहीं, लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। एक तो अपभ्रंश है, दूसरा देशभाषा की बोलचाल, देशभाषा यानी कि बोलचाल की रचनाएं को शामिल किया है शुक्ल जी ने। आगे शुक्ल जी क्या है कि आगे शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है। तो अपभ्रंश की जो रचनाओं को उन्होंने लिया है, तो एक लिया है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। और 2 इधर लिया है विजयपाल और हमीर रासो, तो ये अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत इन्होंने 4 रचनाओं को रखा है। टोटल 12 रचनाओं को उन्होंने साहित्य में शामिल किया है, जिनमें से 4 रचनाएं जो हैं वो अपभ्रंश की रचनाएं, और देश भाषा काव्य में भी देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रखी हैं। और ये पूछी गई है कि अपभ्रंश काव्य में शुक्ल जी के द्वारा दिया गया कौन सी रचना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जब दिया रहता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहाँ से। आगे देख लेते हैं कि देश भाषा काव्य में जो रचनाएं हैं वो खुमान रासो है, विशल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसमें आल्हा और उद्दल की जो प्रसिद्धियां हैं वो वर्णित है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो आप देख रहे हैं इसमें 8 रचनाएं और इसमें 4 रचनाएं, टोटल 12 रचनाओं को ही उन्होंने साहित्य में स्थान दिया है। तो आपको ध्यान रखना है 12 रचनाओं को। आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम क्या है, तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, तो ये कई बार पूछी जा चुकी है। हेमचंद्र का व्याकरण है सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है, तो सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों जो है, तीनों भाषा ये समावेश किया गया है इस व्याकरण में। ठीक है, आगे है कि हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का जो नाम है वो इस तरह है, तो कुमारपाल चरित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छंदो अनुशासन ये भी इंपॉर्टेंट है, और देसी नाम माला कोश। तो ये जितने भी रचनाएं हैं हेमचंद्र द्वारा
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि प्राकृत का पाणिनि किसे माना गया है, तो हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है और पूछी गई है कई बार कि द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की है, तो हेमचंद्र ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सोमपर्वशुरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमपर्वशुरी ने कुमारपाल प्रतिबोध, देखिए मिलती जुलती एक रचना है ना, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमपर्वशुरी की, और एक है कुमारपाल चरित। ठीक है, तो कुमारपाल चरित और कुमारपाल प्रतिबोध ये दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी है। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो कि 1241 विक्रम संवत नाम के गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, तो ये संस्कृत प्राकृत काव्य है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि जैन आचार्य मेरुतुंड ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है और पूछी जाती है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो वो मेरुतुंड की रचना है। नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है। कौन सी भाषा है, तो संस्कृत भाषा है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है। तो पूछा जा सकता है कि दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा किसमें आई है, तो वो प्रबंध चिंतामणि जो कि मेरुतुंड की रचना है। इसीलिए इस अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। तो देखिए एक नया बात सामने आया कि जो प्रबंध चिंतामणि है उसको क्या कहा जाता है, तो दोहा विद्या के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका ये भी नाम ध्यान में रखना आपको। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, तो ये कोटेशन में पूछा जाता है ऑप्शन देकर, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है, तो लक्ष्मीधर की। कब है, तो 14वीं शताब्दी नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। तो ये भी ध्यान देने लायक बात है कि प्राकृत पेंगलम में किन किन कवियों का जो कविता यानी रचनाएं संकलित है, तो वो है विद्याधर, सारंगधर, जज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं इसमें संकलित हैं। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, यानी प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी है, तो बंशीधर ने लिखी है। तो नामक किसी विद्वान द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। तो सारंगधर सूत्रकार भी थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र क्या हैं, तो इसमें साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी इसमें दिया है उन्होंने। आगे है कि आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम को के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना कर डाली और उनके जो हमीर रासो के जो रचनाकार माने हैं तो उन्होंने सारंगधर को ही बता दिया है। ठीक है, और राहुल संस्कृत्याय ने जो हमीर रासो का जो रचना है वो जज्वल, किसी जज्वल नामक कवि को माना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द जो है अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त
हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में शारंगधर कवि हुए थे जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो कोटेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि सारंगधर कृत जो सारंगधर पद्धति है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। कैसा है? तो एक पद्य कोश है, ठीक है। किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि पाए जाते हैं। आगे है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है फैक्ट कि बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। तो चलिए, आज जो हम लोगों ने देखा अपभ्रंश, जो भाषा अपभ्रंश साहित्य है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना, समझा और बनने वाले क्वेश्चन की तरफ भी रुख मोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही यहीं से बनेंगे दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से ही बनेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, और ज़रूर से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। और फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो कल हम लोग विशेष सिद्ध साहित्य को करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, कल के लिए वेट कीजिए और बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच आज के लिए।